ओके चलें स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में अपन ने क्या क्या डिस्कस किया था? वी वर डूइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड उसमें अपन ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिस्कस किया था। इंटीग्रेटिंग हाँ फैक्टर सर, फिर मैक्लॉरेन सीरीज का क्या क्या? था? मैक्लॉरेन सीरीज भी क्या था? हाँ, मैक्लॉरेन सीरीज, हाउ डू वी यूज डिफरेंशियल इक्वेशंस इन मैक्लॉरेन सीरीज, या फिर हाउ डू वी गेट मैक्लॉरेन सीरीज आफ्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस एज सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये देखा था। बस इतना ही किया था आई गेस, और सर एग्जांपल्स कर रहे थे इसके। तो आज इसी का जो चैप्टर का दो टॉपिक्स जो बचे हुए हैं वो कंप्लीट करेंगे। टाइम मिलेगा तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। जितना मेरे पास सिलेबस तुम लोगों ने मुझे बताया है, मतलब अनुराग, गंधर्व और आदित्य, तुम्हारा बैचमेट ही है आदित्य बजाज, उसने बताया था कि मतलब जो उन्होंने सिलेबस बताया था उसके अकॉर्डिंग अपने 4 चैप्टर्स बचे हैं: प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड सैम्पलिंग, लीनियर अलजेब्रा एंड पॉइंट्स इन स्पेस। क्या इसके अलावा कुछ और है? अगर ये चारों हैं तो अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा 15 दिन के अंदर आराम से। पर अगर इससे ज्यादा हुआ, जिसका मेरे पास नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। बताओ। हाँ सर, इतना ही है। देख लो एक बार, वापस कंफर्म करो, क्योंकि मेरे पास हो इंफॉर्मेशन गया होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी। क्या काउंटिंग होता है? हाँ, ये याद आ ना डिफरेंशियल इक्वेशंस पे अभी सर कहते कि स्टैटिस्टिक्स बाकी है, प्रोबेबिलिटी बाकी है, प्रोबेबिलिटी बाकी है ना। हाँ हाँ, और फिर अब इधर से स्टैटिस्टिक्स में मुझे डाउट है, मुझे जो डाउट है वो क्लियर करो कि स्टैटिस्टिक्स में वो सेकंड बुक में से जो स्टैटिस्टिक्स है वो भी है, या फिर जो फर्स्ट बुक में स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है सिर्फ वो है? दोनों आ रहा है, बाइवेरिएट भी तो आ रहा है, तो दोनों आ रहा है। दोनों आ रहे हैं? तो बाईवेरिएट और रैंडम वेरिएबल भी आ रहा है? हाँ, दोनों आ रहा है सर, हाँ। क्या वो तो बहुत ज्यादा एक्सटेंड बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा था कि क्लासेस मिस मत करो। हम्म, टाइम लग सकता है उसमें, तो हो सकता है मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस और लेनी पड़े। ठीक है, तो बी रेडी फॉर दैट, बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अपने को नॉर्मल क्लासेस जो अभी रोज की हो रही हैं उससे भी ज्यादा लेनी पड़े क्लासेस खत्म करने के लिए। क्योंकि अराउंड 10 क्लासेस मिस कर चुके हैं अभी तक, 10 या 12 क्लासेस मिस कर चुके हैं अपन, जो कि फ्रूटफुल रहती है अपने लिए अगर अपन टाइम से करते तो। कोई बात नहीं, करेंगे। चलो कंटिन्यू करते हैं अब। डिफरेंशियल इक्वेशन में देयर आर टू टॉपिक्स रिमेनिंग। एक है लॉजिस्टिक ग्रोथ और एक है सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस यूजिंग इंटीग्रेशन। ज्योमेट्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं वो वाला है। यूलर्स मेथड से अपन कैसे सॉल्व करते हैं, ये दो टॉपिक्स बचे हैं। तो लेट्स लुक एट लॉजिस्टिक ग्रोथ फर्स्ट। लॉजिस्टिक ग्रोथ का क्या मतलब है, पहले इस टर्म को समझते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय लॉजिस्टिक ग्रोथ? सो we see logistic growth, there are some situations in which we see logistic growth, and how do we say that this is a logistic growth? Logistic growth में क्या होता है कि शुरू में तो अपना एक्सपोनेंशियल राइज हुआ किसी चीज में, स्टार्टिंग में एक्सपोनेंशियल राइज हुआ किसी चीज में, ठीक है, बट देयर कम्स अ पॉइंट वेयर इट हैज अ लिमिटिंग फैक्टर। जैसे एक्सपोनेंशियल राइज तो ऐसे इंक्रीज करता जाएगा, इंफिनिटी तक जाता रहेगा, बट देयर इज अ लिमिटिंग फैक्टर कि इससे ज्यादा अपन वैल्यू नहीं लेके जा सकते, या इससे ज्यादा वैल्यू जाएगी नहीं। तो उसमें द कर्व इज लाइक दिस, सपोज दिस इज आवर ग्राफ, दिस इज आवर ग्राफ। ये पहले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ, फिर एक लिमिटिंग फैक्टर हो गया, तो द ग्रोथ इज लाइक दिस नाउ। दिस इज आवर लिमिटिंग फैक्टर व्हिच इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ए। क्या ये दिख रहा है तुम्हें बोर्ड पे? समथिंग लाइक दिस, ऐसा चल रहा है। For example, you can talk about population of any species
which shows logistic growth. ठीक है, सुन रहे हो ना? यस सर। तो शुरू में तो जैसे अपना अगर ह्यूमन पॉपुलेशन ही देखें तो शुरू में इट इज गोइंग एक्सपोनेंशियली लाइक एवरी लाइक इन दिस टाइम इंटरवल इट गेट्स डबल एंड देन उसका डबल मतलब काफी एक्सपोनेंशियल राइज हो जाएगा. जैसे लास्ट 100 years में पॉपुलेशन हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली, बट देयर विल बी अ पॉपुलेशन पॉइंट और अ लिमिटिंग पॉपुलेशन जिससे ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो सकती है क्योंकि द रिसोर्सेज आर फिक्स्ड एंड द फूड इज फिक्स्ड. ऐसा नहीं है कि अपन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को मीट करने के लिए फूड भी ऐसा बना दें. Of course there can be some ways that in which we can increase this limiting, but there will be a point कि उससे ज्यादा population होना possible नहीं है. So this is that limiting factor of the population or the limit of that population. जब इस टाइप का growth अपन देखते हैं या फिर जब इस टाइप का कर्व अपन देखते हैं तब उसको अपन लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं. ठीक है, सो डिफरेंशियल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट लॉजिस्टिक ग्रोथ मतलब इसी का मैथमेटिकल मॉडल अगर अपन कर रहे हैं, इस कर्व को, ये वाला जो कर्व है इसको अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा dy by dx इज इक्वल टू k into p into 1 minus p upon a. This is the mathematical model for logistic growth. जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, व्हेन वी सॉल्व दिस, तो जो ये वाला फैक्टर है, एक ये वाला फैक्टर हो गया और एक ये वाला फैक्टर हो गया. दिस फैक्टर कंट्रोल्स द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ and this corresponds to the limiting factor of the growth, limiting factor of the growth. ये कैसे लिमिटिंग हुआ, पहले तो एक्सपोनेंशियल अभी डिस्कस करते हैं. ये कैसे लिमिटिंग हुआ, बिकॉज एज जब ये एज p टेंड्स टू a, as population tends to a, population as an example ले रहा हूं मैं, p can be anything, as p tends to a, ये वाला जो टर्म है वो a upon a की तरफ टेंड करेगा which is tending towards 1. तो 1 minus 1, this term, this factor will tend towards 0. So it will tend towards 0. So it is limiting our growth. It is limiting it to a point which is a. तो a से ज्यादा अपन नहीं लेके जा सकते, a से ज्यादा नहीं जाएगी. ठीक है, so this is the differential equation. Let's take an example. उससे समझ में आ जाएगा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे हो रहा है in the starting. Question 3. A lily in a pond initially has area 20 centimeters square. So initial area of a lily is 20 centimeters square. This is question 2 from, sorry, question 2 है from, नहीं 3 है. Question 3 from exercise 25E. 20 centimeter square initial area है. Its area A grows according to the model. It grows according to the model dA by dt is equal to 0.1 a into 1 minus a by 100.
सॉरी 500। तो यहां से समझ सकते हैं अपन, क्योंकि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, ये वाला जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे 500 आ रहा है, दिस इज गिविंग अस द लिमिटिंग एरिया। तो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं जाएगा लिली का एरिया, दैट इज द लिमिटिंग वन। एंड टाइम, टी इज टाइम, टाइम इन डेज। So now the question is, write a as a function of t. Write a as a function of t. ये बताना है। तो basically we have to solve the differential equation. So let's solve the differential equation. बताओ कैसे करेंगे, क्या करना चाहिए? Differential equation solve करना, अभी तक अपन ने सारे methods पढ़ लिए हैं। Tell me which one will be apply here. क्या दिख रहा है? ओए नाश्ता पानी भी चल रहा है क्या साथ में? सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अरे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या होता है, सोच तो सही। सिर्फ बोलने से क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कब लगाते हैं अपन? dx into y इनटू वाई। अरे यार नहीं सर into y नहीं, सॉरी dy by dx plus y, sorry, p of x into y is equals to q of x। क्या गलत? p ऑफ x, अच्छा p ऑफ x into y is equal to q of x पढ़ के बता रहा है ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ा। हाँ, तो मैंने जब इसको बताया था, एक्सप्लेन किया था, तब क्या बताया था? डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1, डिग्री ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज 1, देयर इज नो प्रोडक्ट बिटवीन देम। ठीक है, तो वो वाली चीज आ रही है। यहाँ पे देखो ऐसा दिख रहा है क्या? पहले तो ये बता कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? डिपेंडेंट वेरिएबल ए है या टी है? डिपेंडेंट ए है। ए है ना? तो मैं हाँ अगर इसको यहाँ पे 0.1 इंटू ए को इस तरफ ट्रांसफर कर दूं, तो डी ए बाई डी टी इंटू 1/0.1 इंटू ए हो जाएगा। तो दोनों का प्रोडक्ट हो गया ना? हाँ। तो फिर कैसे सेटिस्फाई हुई अपनी कंडीशन? क्लाउडिया बोला। और वो वाला जनरल फॉर्म तो मिल ही नहीं रहा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू। कहाँ है वो फॉर्म? अरे दिख नहीं रहा क्या? पूरा वेरिएबल ए अपना सेपरेट हो जाएगा। तो ए को अपने इस तरफ ले आते हैं, dt को उस तरफ ले जाते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं। कौन सा मेथड होता है ये? क्या हुआ, कौन सा डिस्कशन में बिजी हो? सर भूल गया, क्या कहते थे? क्या भूल गए उसको क्या कहते थे। कुछ सुनाई नहीं दिया, समझ में नहीं आया मतलब। तो मैं कह रहा हूँ भूल गए उसको क्या कहते थे। अभी भी समझ में नहीं आया, तेरी वॉइस लैग कर रही है। सर भूल गया उसको क्या कहते थे, कौन सा होता? क्या कहते थे वही भूल गए? क्या करते हैं ये बता दो। सर ए सर राइट टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, लेफ्ट में ले लेंगे और dt को राइट में डाल देंगे। अरे हाँ, तो वेरिएबल सेपरेट कर दिया ना अपन ने, एक वेरिएबल को एक साइड ले लिया, दूसरे वेरिएबल को दूसरी साइड ले लिया। इससे भी याद नहीं आ रहा? वेरिएबल सेपरेट। हाँ, वेरिएबल सेपरेट मेथड, हाँ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो ए वाले टर्म्स को इस तरफ ले आओ, ए के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, dt को उधर ले जाओ, उधर इंटीग्रेट कर दो। बस इतना सा करना है।
500 डिनोमिनेटर में 500 जो है उसको उधर ही रखो। और ए वाले जो फैक्टर्स हैं उनको इधर लिया, तो ये होएगा DA बाय 0.1 इंटू ए इंटू 500 माइनस ए is equal to dt by 500. Integrate both sides. अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में भी प्रॉब्लम आएगी, तो ऐसे में समझोगे अब हो गया काम। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसका, हर स्टेप में सोचना है। 1/0.1 बाहर आ गया बिकॉज इट इज कांस्टेंट। इंटीग्रेशन में DA अपॉन A इंटू 500 माइनस A बचेगा। पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर फैक्टर फॉर्म में गिवन है। पार्शियल फ्रैक्शन करो इसको, इंटीग्रेशन ऑफ दो फ्रैक्शंस में डिवाइड करो, A एंड 500 माइनस A। एडजस्ट करना पड़ेगा, दो फ्रैक्शंस बना दिए हैं तो प्लस लगा दो बीच में, ऊपर 1 यहाँ पे 1। जल्दी से मेंटली सॉल्व करो। एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर A इंटू 500 माइनस A आ गया, यहाँ पे न्यूमरेटर 500 माइनस A आएगा, यहाँ पे A आएगा, A और A कैंसिल हो गया, 500 न्यूमरेटर में बचेगा, उसको एडजस्ट करना है तो 500 से डिवाइड कर दो। 500 से डिवाइड करके उसको बाहर लिख देते हैं। क्या ये स्टेप पूरा समझ में आ गया एक बारी में? यस सर। ओके, और यहाँ पे इंटीग्रेशन सिंपल है, दिस इज T अपॉन 500 प्लस C। Now 500 into 0.1 is equal to 50, तो 1/50 यहाँ पे है। इनका इंटीग्रेशन बताओ। अब ये दोनों सेपरेट हो गए, इंटीग्रेशन साइन दोनों में सेपरेट कर सकते हैं अपन। 1/a का इंटीग्रेशन इज ln a, दूसरे वाले का बताना। यस, 1/500 माइनस a का इंटीग्रेशन। ln 500 minus a। क्या? ln 500 minus a। बस हो गया गलत, 0 मार्क्स। अरे यार सटल चीजों को तो पकड़ो। ये लीनियर एक्सप्रेशन इन a है, तो a के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे तो -1 से डिवाइड होगा। सो दिस इज माइनस ln 500 माइनस a अपॉन -1 होगा, -1 मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये आएगा। यहाँ पे 500 एलसीएम ले लेते हैं तो एक नया कांस्टेंट हो जाएगा 5। ऐसे समझो, यहाँ पे 500 डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। एलसीएम ले लो, यहाँ पे 500 C इंटू 500 बनेगा, दैट इज अनदर कांस्टेंट। तो पूरे से डिवाइड कर देते हैं और ये कांस्टेंट को मैं C1 लिख देता हूँ। यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल। This is ln a minus ln 500 minus a. ln a minus ln b is equal to ln a upon b। 10 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, सो 10 into ln a upon 500 minus a is equal to t plus c1। समझ में आ गया? दिस इज आवर रिक्वायर्ड फंक्शन, बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि c1 की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। इनिशियल कंडीशन मुझे गिवन है, initially area was 20, so at t is equal to 0 area is equal to 20। तो t की वैल्यू जब 0 है, एरिया 20 है, 20 अपॉन 480, 20 अपॉन 480 is 1/240। ln 1/240 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो उसके टर्म्स में लिख देते हैं।
C1 will be equal to 10 into ln 1 upon 240. C1 की वैल्यू मैं यहीं पे चेंज कर रहा हूं. This is 10 into ln 1 upon 240. This is our required function. Find the area of the lily after 20 days. This is the second part of the question. तो 20 days के लिए t की वैल्यू 20 डाल देंगे. When t is equal to 20, तो इस इक्वेशन में इस फंक्शन में डालते हैं 10 into ln a upon 500 minus a is equal to 20 plus 10 into ln 1 upon 240. इसको सॉल्व करो. 10 से ये कैंसिल हो गए. a upon 500 minus a is equal to e to the power 2 plus ln 1 upon 240. यहाँ से वैल्यू निकालेंगे. इसको सॉल्व करके we'll get the value of a. C part. Find the limiting size of the lily. Limiting size of the lily. So limiting size का मतलब है when t tends to infinity. वैसे तो अपने को पता है कि limiting size is given here in the differential equation. 500 ही होगा क्योंकि वहां पे जो टर्म आता है यही अपना लिमिटिंग साइज होता है. तो t टेंड्स टू अगर इंफिनिटी होगा तो 500 आनी चाहिए अपने पास. अगर t टेंड्स टू इंफिनिटी है तो t टेंड्स टू इंफिनिटी. इंफिनिटी प्लस दिस 10 से डिवाइड कर दिया वो भी इंफिनिटी. e to the power infinity. e to the power infinity again infinity. a upon 500 minus a tends to infinity. So ऐसे समझो t अगर इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो इंफिनिटी प्लस दिस वैल्यू विल आल्सो टेंड टू इंफिनिटी. इंफिनिटी डिवाइडेड बाय 10 will also tend to infinity. Then ln a upon 500 minus a is equal to e to the power infinity. This is also infinity. यहाँ पे अब थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं. सॉरी ln नहीं आएगा. e अपन ने ऊपर ले गए. ln का डेफिनेशन लगा दिया. सो नाउ a अपन यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं. 1 upon 500 upon a minus 1 is equal to or is tends to infinity. This tends to infinity. This will tend to infinity when this will tend to 0. This complete thing will tend to infinity when the denominator tends to 0.
दैट मीन्स -1 को उधर ले जाओ, 500 अपॉन a will tend to 1. शायद दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे. That means when a tends to 500. देखो समझ में आया क्या? बताओ ये क्लियर है क्या? यस सर. नहीं आया समझ में? आ गया सर. हाँ, लिमिट्स में प्रॉब्लम होती है, अगर नहीं आ रहा हो तो वापस पूछो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. हल्का सा भी क्लैरिटी नहीं है तो मैं वापस वाला explain कर क्वेश्चन देता हूँ. क्या? ये मैं वापस समझा दो ये वाला क्वेश्चन. हाँ, तो इसमें ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द लिमिटिंग साइज ऑफ द लिली. लिमिटिंग साइज ऑफ द लिली का मतलब है कि जब व्हाट इज द मैक्सिमम साइज दैट इट विल गो एज टाइम टेंड्स टू इंफिनिटी. ठीक है, तो टाइम टेंड्स टू इंफिनिटी, टी टेंड्स टू इंफिनिटी, तब क्या हो रहा है? जो अपना फंक्शन आया था उसमें अगर टी टेंड्स टू इंफिनिटी है तो राइट हैंड साइड विल टेंड टू इंफिनिटी. इंफिनिटी को 10 से डिवाइड करेंगे तब भी वो 10 इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा. सो ln a अपॉन 500 माइनस a विल टेंड टू इंफिनिटी. ln की डेफिनेशन लगा देते हैं, e टू द पावर इंफिनिटी हो गया यहाँ पे, तो दिस आल्सो टेंड्स टू इंफिनिटी. e की पावर इंफिनिटी टेंड्स टू इंफिनिटी. सो दिस थिंग इज इक्वल टू e टू द पावर इंफिनिटी व्हिच इज इंफिनिटी. अब अपने को a की वैल्यू बतानी है कि वेयर विल a टेंड टू. तो a को मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर में, मतलब डिवाइड नहीं किया, आई हैव डन कि मैंने जो न्यूमरेटर है उसको ऐसे लिखा कि वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो जाए. ठीक है, सो नाउ 500 अपॉन a माइनस 1 ये आ गया. दिस विल टेंड टू इंफिनिटी. ये वाला टर्म टेंड्स टू इंफिनिटी व्हेन द डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0. जब डिनोमिनेटर 0 की तरफ जाएगा तब 1 अपॉन 0 विल टेंड टू इंफिनिटी. करेक्ट आया ना? ये तो पता है या नहीं? यस सर. हाँ, तो ये वाला पार्ट 0 की तरफ टेंड करेगा, तो ये वाला पार्ट 0 की तरफ टेंड कर रहा है. दैट मीन्स 500 माइनस a विल टेंड टू 1, तभी तो 1 माइनस 1 विल टेंड टू 0. दैट मीन्स a will tend to 500. That is our limiting case. आगे समझ में? ठीक है, एक और लेते हैं एग्जांपल. sixth question. "14 European foxes were released in Australia in 1845 for sport hunting, spreading rapidly out of control. The fox is now found throughout the mainland except in the tropical northern regions. In 1900, there were 30,000 foxes in Australia, and today their population is steady at around 95,000. What features of the growth in the fox population suggest that the logistic model is appropriate?" Logistic model क्यों appropriate है? Because 14 से they just released 14, then they rose exponentially in just like कितना years हुए? 55 years. 14 से 3,000 30,000 हो गए, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल राइज होने के बाद दे आर स्टेडी एट 95,000. सो लिमिटिंग साइज हो गई 95,000. ठीक है, लिमिटिंग केस हो गया. सो देयर इज अ लॉजिस्टिक ग्रोथ हैपनिंग हियर. What features of the अच्छा ये हो गया. Suppose the population of foxes f grows according to the differential equation. Differential equation given है, where t is the number of years since 1845. State the value of a. a की वैल्यू बताओ क्या होगी? अगर अभी तक सब समझ में आ रहा है तो इट्स 1 सेकंड आंसर. $18.45.
95,000 करेक्ट, क्योंकि ये लिमिटिंग पॉपुलेशन हो गई। जो यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ए वाली पोजीशन पे जो चीज आती है, दैट इज गिविंग अस द लिमिटिंग कंडीशन। Alright, solve the differential equation and use the information provided to write f in terms of t. So इस differential equation को solve करना है। B part का second part, df by dt is equal to kf into 1 minus f by a. इस differential equation को solve करके we have to find the function between f and t. तो सेम प्रोसेस है, f वाले टर्म्स को अपन एक साइड ले आएंगे, t वाले टर्म्स को दूसरी साइड ले जाएंगे। a इज अ कांस्टेंट, ये ध्यान रखना है, a इज वेरिएबल नहीं है यार, a सेम ही हो गया प्रोसेस जो अपन ने अभी अभी किया है। यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शंस लगाएंगे, 1/k तो बाहर आ गया, अंदर देखो 1/f प्लस 1/a माइनस f लिखा मैंने। इफ आई टेक दी एलसीएम, ऊपर a माइनस एफ प्लस एफ हो गया, a बचेगा न्यूमरेटर में, नीचे डिनोमिनेटर में f इंटू a माइनस एफ। तो न्यूमरेटर में f एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया, तो अपने को डिवाइड करना सॉरी a एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया, तो a से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा लाइक दिस। शेष समझ में आ गया ना? एक हद तक सर। कहाँ तक प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है? ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट जब क्वेश्चंस आते तब थोड़ा वो एप्लीकेशन वाइज प्रॉब्लम होती है, मतलब लाइक अप्लाई करना प्रॉब्लम होता है, लाइक तो पढ़ के वो अप्लाई नहीं कर पा रहा है, क्वेश्चन में कहाँ पे क्या लगाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा, ये चीज हुई क्या? हाँ, लाइक जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट में प्रॉब्लम आता है मेरे को मेनली। हाँ तो वो अब यू हैव टू, अब मैं एक ही चीज बोलूंगा कि प्रैक्टिस से ही आएगा वो, बट ऐसा नहीं है कि तू देखते ही तेरे को समझ में आ जाए, बट अब मैं कैसे बताऊं तेरे को कि 1/f इंटू a माइनस एफ अगर है, जैसे ये वाला अपने को इंटीग्रेशन करना है, k तो कांस्टेंट हो गया तो वो बाहर आ गया। नाउ दीज आर टू फैक्टर्स, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेगा, अगर तूने जैसे मल्टीप्लाई कर दिया अंदर f को, तो f इंटू a माइनस एफ स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज क्रिएट होगी। अब अगर तू देखेगा इसको ध्यान से, तो दिस इज नॉट एन इंटीग्रेबल फॉर्म डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली नहीं कर सकता इसमें कुछ। फिर देखो रिकॉल आना चाहिए दिमाग में कि यार ये तो रैशनल फंक्शन का फॉर्म हो गया, ऊपर एक कांस्टेंट है, नीचे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो रैशनल फंक्शन में अपन पार्शियल फ्रैक्शंस करते हैं, देन यू अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब है उसको स्प्लिट करके छोटे छोटे फ्रैक्शंस में लिख रहे हैं अपन, तो इसको स्प्लिट किया और 1/f प्लस 1/a माइनस एफ के फॉर्म में लिखा, टू फ्रैक्शंस। फिर उसमें एडजस्ट करेंगे समथिंग सो दैट दिस कंप्लीट थिंग इज इक्वल टू द अबव गिवन थिंग, तो वो यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए मैंने a से डिवाइड कर दिया। ये सब करना चाहिए, ठीक है। दिस इज वेरी इजी, अगर एक बार अपन ने समझ लिया और उसको रिवाइज कर लिया माइंड में, तो ठीक है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी सेम चीज हुई थी, अगर तूने एक क्वेश्चन भी समझ लिया तो वापस वही चीज अप्लाई करनी है हर जगह, क्योंकि ये टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सेम होगी इस इन टाइप के इक्वेशंस में, सब सेम है, ये वाली बिल्कुल सेम है, तो वही एक ही प्रोसेस अप्लाई हो रहा है बार बार। तो अगर मेरे एग्जांपल्स भी तू समझ लेगा तो दैट इज आल्सो सफिशिएंट,
बट वो दिमाग में, देखो अगर रुकवाना है तो उसको रिवाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 1-1.5 घंटे की क्लास में तूने पढ़ा, देखा और वो स्टिक भी हो गया दिमाग में, ऐसा नहीं होगा। ऐसे तो कुछ भी अपन देखें वो तो सब याद ही रहेगा हमेशा ही अपने को, ऐसा हो ही नहीं सकता। आइडेटिक मेमोरी थोड़ी अपनी, फोटोग्राफिक मेमोरी, जो भी बोलना चाहो। तो यू हैव टू रिवाइज, तभी एकदम रहेगा कि यार यही करना है। ओके चलो कंटिन्यू करो। तो ए से अपन ने यहाँ पे वापस एलसीएम ले लिया, दिस इज सी ए अपॉन ए गेट्स कैंसल्ड, 1 upon k into integration of this ln f plus ln minus ln a minus f. This is ln f upon a minus f is equal to k into t plus ca. Now initial condition is given that when t is equal to 0, the population of fox is 14. तो उस कंडीशन से अपने पास आएगा c का वैल्यू। सो उसके लिए अपन अप्लाई करते हैं, ये 14 है, ये a माइनस a इज 95,000, सो 14 अपॉन 95,000 माइनस 14 इज इक्वल टू k। एक सेकेंड, k क्या हुआ? k is another constant, इसकी वैल्यू अपन निकाल नहीं सकते क्या अभी? k के लिए भी अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। सो लेट दिस बी k फॉर नाउ। t की वैल्यू 0 हो गई तो c k इंटू c इंटू 95,000 ये आएगा। दिस इज वन इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन भी निकालनी पड़ेगी बिकॉज देयर आर टू अननोन्स। सो ऑफ कोर्स तुम इन लोगों को कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। दूसरी इक्वेशन आएगी दूसरी गिवन कंडीशन से, दैट in 1900 there were 30,000 foxes, so t is equal to 55, f is equal to 30,000। in that case ये बनेगा ln 30,000 upon 95,000 minus 30,000 is equal to k into 55 plus c into 95,000। there are two equations, two unknowns c and k, उनको सॉल्व करके c और k की वैल्यू डालो, ये करना है। देखो क्या आ रही है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर इन दोनों की वैल्यू निकाल ली तो। पिछले वाले में k गिवन था अपने को।
सर करना क्या? अरे तू क्या कर रहा है? अभी तो तक किया हमें नहीं क्या? बोर्ड ही क्लियर नहीं दिखा था हमें। तभी वो डॉक्टर रिस्टार्ट किया था। अभी तक किया ही नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि हो गया होगा अभी तक। हाँ, यही लिखा था। सर इसमें दो अलग अलग वेरिएबल्स है, के और सी, तो उसको कैसे लिखना है? क्या? सर इसमें दो अलग अलग वेरिएबल है ना, के और सी, तो उसको कैसे लिखना है? यार बहुत आवाज आ रही है, एक मिनट, वापस बोलना। इसमें दो अलग अलग वेरिएबल्स है, के और सी, तो उसको कैसे लिखना है? अरे के, दो इक्वेशंस है ना, दो अभी, दो अननोन्स हैं तो उनको फाउंड, उनके लिए सॉल्व कर। दो अननोन्स है, दो इक्वेशंस हैं, जैसे एक्स और वाई के लिए निकालते हैं अपन। नहीं समझ में आया? आगे आगे आ गया, वो नीचे वाला इक्वेशन नहीं लिखा था। अरे यार ऐसे तो बहुत टाइम लगाओगे तुम लोग, पता नहीं कैलकुलेटर के साथ भी इतना टाइम लगाते हो। सर कैलकुलेटर में कैसे करेंगे? अरे कैलकुलेटर में सॉल्व करो ना, मतलब पूरा इक्वेशन मत लिखो, वैसे तो पूरा इक्वेशन लिख के भी कर सकते हो, बट इसकी वैल्यू निकालो, एक इक्वेशन आ जाएगी के और सी के टर्म्स में, इसकी वैल्यू निकालो, 95,000 से डिवाइड करो, के और सी की इक्वेशन आ जाएगी, एक सिंपल इक्वेशंस आ जाएंगी। नहीं समझ में आया? आ गया आ गया आ गया। तो फिर ये क्या बच्चों वाली चीजें पूछते हो यार एकदम ही। और इक्वेशंस तो दो लिख ही सकते हो डायरेक्टली कैलकुलेटर में तो। नहीं निकल रहा क्या? सर एक सेकंड।
नहीं आ रहा। So 29,606.53 आया। क्या? कौन सी वैल्यू F की है? एफ की वैल्यू कैसे आ गई? एफ तो है ही नहीं यहाँ पे। के और सी निकालना है। एफ कहाँ से ले आया तू? मैंने कुछ और ही कर दिया फिर। अरे यार, सर ये कैलकुलेटर से कैसे करते हैं? हो ही नहीं रहा। अब मैं तेरे को कैसे बताऊं? तू इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता क्या? निकाल ली, -0.77 आया। इसकी वैल्यू आ रही -77। -0.77। ठीक है, यहाँ से आएगा k इंटू 55, 55k लिखते हैं, प्लस k इंटू सी इंटू 95,000। ठीक है, आगे यहाँ तक। अब यहाँ से k इंटू सी इंटू 95,000 की वैल्यू ये आ रही है, यस और नो? ठीक है, हाँ तो ये साथ में चलना चाहिए, कैलकुलेटर और रिटर्न। इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो इसकी वैल्यू ये कितनी आ रही है, ये कितना आ रहा है, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड -8.82। -8.8, टू। -8.82, दिस इज -8.82, करेक्ट? यस सर। तो यहाँ से इसको ट्रांसफर कर, 8.82 माइनस 0.77 बता 8.0 कितना हो गई 5, 8.05 इज इक्वल टू 55k। सो k इज इक्वल टू 8.05 अपॉन 55। कितना आ रहा है? हम्म 0.15। 0.15 आगे क्या? हाँ क्या आगे कितना है? 146 आ रहा है क्या? मतलब 0.146 है। हाँ बस सही है। तो ये k का वैल्यू हो गया। आगे समझ में कैसे आया? हाँ और मैं देखा ही था वो नीचे KC 95,000 है, वो करना भूल गया उसको। अरे यार, तो क्या मतलब बोर्ड पे नहीं दिख रहा क्या देखो? बताया कर नहीं दिख रहा है तो ये क्या मतलब है? ये 0.146 आ गया। सी की वैल्यू के लिए किसी भी एक चीज में डाल दे, यहाँ पे डाल दे, के की वैल्यू यहाँ पे डाल दे, सी की वैल्यू आ जाएगी। हो गया? हाँ इतना सर। टाइम लगाओगे क्या दो इक्वेशन सॉल्व करने में? 8th में करते हो जो, बस थोड़े से टर्म्स डिफरेंट हो गए, बड़े बड़े टर्म्स दिखने लग गए तो परेशान हो गए। ये 0.146 आ गया। सी की वैल्यू यहाँ से डाल दो कहीं से, यहाँ पे -8.82 डिवाइडेड बाय 0.146 इंटू 95,000, तो सी की वैल्यू ये आ जाएगी। ये सी की वैल्यू हो जाएगी। देखो कितना आ रहा है। अब ये इसमें तो इंटिमिडेटिंग लगना चाहिए कि अपन नॉर्मली अगर करते हैं, मतलब रिटर्न में, कैलकुलेटर में क्या है ये, ऐसा डालना ही तो है बस। -8.82 डाला डिवाइड बाय 0.446 इंटू 95,000 किया, आ गया आंसर, खत्म। बताओ। अरे ये भी नहीं कर सकते क्या इतना तो जल्दी? -6.35। -6.35 -6.35 आ गया सी का वैल्यू, बस यहाँ पे डाल दो इस इक्वेशन में। खत्म हो गया आंसर।
ठीक है क्या? यस सर। ओके, आगे के पार्ट्स। estimate the time at which the fox population, नहीं, estimate the fox population in 1920. 1920 के लिए k और c की वैल्यू आई गई है, ये कंप्लीट हो गया फंक्शन। t की वैल्यू अपन डालेंगे 75 डाली, जो भी f की वैल्यू आएगी that will be the answer. d में estimate the time at which the fox population is 15,000. f की वैल्यू 15,000 डालेंगे, सब बाकी सब वेरिएबल्स पता है, t की वैल्यू आ जाएगी, that is the time. फिर सेकंड पार्ट है 65,000 कब है पॉपुलेशन, तो 65,000 डाली, t की वैल्यू आ गई, दैट इज द आंसर। ये सब कैलकुलेटर से होना चाहिए। देन स्केच द ग्राफ ऑफ f अगेंस्ट t। f अगेंस्ट t का ग्राफ सिंपल सा होगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। f अगेंस्ट t का ग्राफ, दिस इज f ऑन द y एक्सिस, t ऑन द x एक्सिस। 14 से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट नहीं करना है। व्हेन टाइम इज 0, पॉपुलेशन इज 14, फिर वो एक्सपोनेंशियली ऐसे इंक्रीज होगी और फिर एक लिमिटिंग आ जाएगा 95,000 पे। तो 95,000 विल बी द एसिम्पटोट। बीच में कहीं पे एक जगह पे आएगा व्हेन टाइम इज इक्वल टू 55, पॉपुलेशन इज 30,000। फिर क्योंकि अपन ने और निकाल दिया है, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 75, जो भी पॉपुलेशन आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी एंड सो ऑन। बस ये इतना सा ग्राफ बनाना है, ज्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए इसमें। Okay, when was the population growth a maximum? How does this appear on the graph of f against t? Population growth कब maximum है? उसका मतलब ये है कि जो अपना slope of this curve है, slope of this curve कब maximum है, ये कब maximum होगा? तो उसके लिए जो differential equation given है, that is giving us the slope of the equation, slope of the curve, क्योंकि वो derivative हो गया, derivative gives us the tangent function, slope function, I'm sorry. So df by dt जब भी maximum होगा, that will give us the slope, maximum growth rate. तो differential equation का maximum निकालना है। समझ में आया क्या यार? तुम लोग क्या कुछ बोलते भी नहीं हो। This is the slope. ये मैक्सिमम होना चाहिए, स्लोप शुड बी मैक्सिमम। तो सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। k तो कांस्टेंट है, k की वैल्यू डाल देना यहाँ पे। नाउ f and this is product rule, apply product rule here. f constant 1 minus f upon a का derivative is minus df minus 1 upon a into df by dt plus minus 1 upon minus f upon a constant, f का derivative df by dt। इसको 0 पुट करो। k से तो डिवाइड कर देंगे, 0 आ जाएगा। दिस इज माइनस f अपॉन a, df by dt की वैल्यू वापस यहाँ से डाल दो।
इसको सॉल्व करना पड़ेगा. सो माइनस 1/a² into kf². नहीं, a अपन ने एलसीएम लिया यहाँ पे a बाहर आ गया, kf into a into f, ये आएगा माइनस kf³ slope maximum. ओके, यहाँ पे एलसीएम लो. दिस इज 1 minus f upon a का होल स्क्वायर, a minus f upon a का होल स्क्वायर, दैट इज a minus f का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. a स्क्वायर एलसीएम आ गया, यहाँ से k कॉमन आ गया, यहाँ पे भी k कॉमन आ गया. थोड़ा सा लेंदी हो गया, कोई बात नहीं. माइनस k अपॉन a स्क्वायर लिया. This is f square a minus f³ minus a minus f का whole square. a minus f का whole square will be a square minus f square plus 2af is equal to 0. ये तो उधर जाके 0 हो जाएगा पूरा. Now this is the cubic polynomial या फिर इक्वेशन जिसको सॉल्व करना पड़ेगा. और कोई इजी वे? चलो देखते हैं, अभी इसको छोड़ो, f वाला बाद में देखेंगे. कुछ मेरे को ये सही नहीं लग रहा है ये वाला मेथड. वैसे तो थियोरेटिकली तो सही है, बट हो सकता है इसमें कुछ और इजी वे हो. अभी मैंने क्या किया है, दिस इज द स्लोप गिविंग अस द स्लोप ऑफ दिस कर्व. स्लोप कब मैक्सिमम होगा, तब ग्रोथ मैक्सिमम हो जाएगा. तो मैं उसका डेरिवेटिव को 0 पुट कर रहा हूँ, बट मुझे लग रहा है कि मतलब अभी तक तो सही तो लग रहा है, बट लेंदी ज्यादा हो गया. ओके, कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेंगे अपन इसको, छोड़ो अभी. ओके, एक लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर में से. That is Euler's method for numerical integration. कॉन्सेप्ट सिंपल है, बट ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा. What is this topic is Euler's method for numerical integration. It is giving us the curve of the solution. मतलब जो solution function है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फंक्शन होता है, उस फंक्शन का जो कर्व होगा, दैट इज बीइंग गिवन बाय दिस मेथड, व्हिच इज द बेस्ट, क्या, द कर्व ऑफ बेस्ट फिट, व्हिच इज द कर्व ऑफ द बेस्ट फिट. सपोज ऐसे समझो कि ये अपने पास सॉल्यूशन है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन ये वाला है,
एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन इज दिस। तो ये वाला जो मेथड है, दिस विल गिव अस द कर्व ऑफ बेस्ट फिट। कर्व ऑफ बेस्ट फिट मतलब इट डिपेंड्स ऑन अस कि वो कितना ज्यादा इसके एक्यूरेट होगा। हो सकता है वो ऐसा जाके यूं आ जाए, या फिर अगर अपन साइज जो उसमें डिविजन है वो इंक्रीज करते हैं तो इट माइट बी गिविंग अस अ बेटर solution. So it is giving us the curve of best fit according to the divisions that we are taking. ऐसे समझो कि ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy by dx is equal to f of x comma y. This is some differential equation. अब डिफरेंट dy by dx का मतलब होता है that it is giving us the slope function, है ना, कर्व का स्लोप बताता है। तो अब ये जो स्लोप है, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं यार, suppose this is x1, ठीक है, this is giving the slope of the function, slope of the curve. To get and let's say कि इसकी इनिशियल कंडीशन अपने को गिवन है that f y of x0 is equal to y naught, ये गिवन है। तो ये अगर x0 है तो ये y naught है, x0 कमा y naught है, x naught कमा y naught। कैसे एक्सप्लेन करूं इससे यार, नहीं आ रहा समझ में। ओके, say we take a step size of x या h का मैंने स्टेप साइज लिया, let me think, no. Okay, let me collect my thoughts for a second, एक मिनट। Okay, yes, are you guys in the class? वीडियोस बंद हो गए दोनों के? Yes. Yes, sir. Okay, ठीक है, सर नेट स्लो चल रहा है। अच्छा ठीक है। all right, suppose this is the slope, oh sorry, this is the curve of the solution of this differential equation. Solution होगा y is equal to f of x. Now इसका बेस्ट फिट अपने को फाइंड करना है यूजिंग दिस यूलर्स मेथड। सो हाउ डज इट गिव अस द बेस्ट फिट? उसके लिए अपन क्या करते हैं, सपोज द इनिशियल कंडीशन इज दैट व्हेन x is equal to x naught, y is equal to y naught. So this is the initial condition. अब अपन क्या करेंगे, we will divide और we will get the next जैसे मुझे ये फाइनल वैल्यू है b, x is equal to b, इसके बीच में इसका सोल्यूशन बताना है, सोल्यूशन कर्व बताना है। तो आई विल डिवाइड दिस इंटरवल इनटू डिफरेंट डिविजन्स। से मैंने डिविजन्स बनाए, एक डिवीजन है h विड्थ का, तो मैं h विड्थ का डिवीजन लूंगा
slope of the curve will be given by this differential equation, and I will get, say यहाँ पे x1 आ गया, तो ये वाली वैल्यू अपने पास आएगी x1, y1. ये x1, y1 जो कोऑर्डिनेट्स हैं, this will be given by the Euler's method. What does the Euler's method say? कि ये डिवीजन अपने, ये वाला जो डिवीजन विड्थ है, दिस इज h, और ये वाली जो वैल्यू है, दिस इज y1 माइनस y0. तो अपने पास y1 minus y0 upon h is given by, this is giving us the slope. So slope is given by this differential equation, which is f of x0, y0. Yes. तो अपन इनिशियल कंडीशन को यूज करके, इनिशियल पॉइंट को यूज करके एक नेक्स्ट पॉइंट फाइंड कर रहे हैं x1, y1 यूजिंग दिस. इसका मतलब ये है कि y1 का कोऑर्डिनेट, y1 कोऑर्डिनेट will be given by h into f of x0 minus y0 plus 1 plus y0. यहां से अपने पास y1 की वैल्यू आएगी और x1 की वैल्यू होगी x0 प्लस h. तो यहां से x1 की वैल्यू आ गई, सो x1 की वैल्यू आ गई, y1 की वैल्यू आ गई, दोनों कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए. समझ में आया क्या? एक बार वापस बता दो. हाँ. So we are trying to find the curve of best fit. ठीक है, तो कर्व ऑफ बेस्ट फिट के लिए अपन क्या कर रहे हैं, अपन डिफरेंट डिवीजन या डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर रहे हैं. जैसे ये अपना एग्जैक्ट सोल्यूशन है, इसको अपन ने स्टेप्स में डिवाइड कर दिया. ईच स्टेप साइज इज h, which is the division width. ठीक है, which is the width. तो अगर ये width h है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा बेस्ट फिट कर्व का, लेट दैट बी x1, y1, कोऑर्डिनेट भी x1, y1. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट x1 हो गया, y कोऑर्डिनेट y1 हो गया, ये डिवीजन विड्थ h है. तो अगर मैं इसको मैग्नीफाई करता हूँ तो ऐसे समझो, ये दिस इज x1, y1, दिस इज x0, y0, ये डिवीजन ये h है, ये y1 माइनस y0 हो गया, एंड दिस इज द स्लोप ऑफ द कर्व tan थीटा. तो tan theta is y1 minus y0 upon h, which is given by this function, correct? Yes sir. तो ये वाली इक्वेशन आ गई अपने पास. f of x0, y0 is giving us the slope at x0, y0, slope at this point, which is tan theta, which is this upon this, which is this. So यहाँ से y1 की वैल्यू आ गई, x1 की वैल्यू आ गई, तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स पता चल गए. अब से नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स आर x1, x2, y2. ये कोऑर्डिनेट्स हो गए x2, y2. अगेन द स्टेप साइज और द विड्थ इज h. ये वाला जो है ये y2 माइनस y1 हो गया, तो y2 माइनस y1 अपॉन h इज गिवन टू बी इक्वल टू f of x1, y1, which is the slope at this point. तो यहाँ से y2 की वैल्यू आ जाएगी एंड h2 की वैल्यू तो x2 की वैल्यू x1 प्लस h हो गई, लाइक दिस. तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स पता चल गए. So this is giving us the second point after the initial point. उसके बाद similarly अपन ऐसे find करते रहेंगे. We keep on finding the points
to give us the curve of best fit. क्या ये समझ में आया? So we are finding them in steps. नहीं आया क्या? बताओ यार, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है. तो आपने x1 का वैल्यू कैसे निकाला? हाँ x1 की वैल्यू अपना स्टेप साइज h है ना, हाँ सर। तो अपन h इंक्रीज कर रहे हैं, h इंक्रीज कर रहे हैं तो x नॉट प्लस h हो गया ना x1 का वैल्यू. ऐसे कर करके अपन सक्सेसिव पॉइंट्स निकाल रहे हैं यूजिंग द प्रीवियस पॉइंट्स. तो वो अपने को एक कर्व दे रहा है which is approximately the solution. Yes? यस सर। ठीक है. अब इसमें ये बात आती है कि जब अगर ये समझ में आ गया तो मैं इसको जनरलाइज कर देता हूं. अभी मैं स्टेप्स के लिए समझा रहा था. तो जनरलाइज, आफ्टर जनरलाइजेशन, the ith coordinate, the ith y coordinate is given by h into f of yi minus 1. उससे पहले वाला कोऑर्डिनेट yi minus 1 का मतलब है इस कोऑर्डिनेट से पहले वाला कोऑर्डिनेट नहीं, यहाँ पे x आएगा. f of xi minus 1 comma yi minus 1. इसका मतलब ये है that this is giving us the slope at the previous coordinate plus yi minus 1. And xi is equal to h plus xi minus 1. This is giving us the general coordinates of the curve of best fit. अब इसमें ये आता है कि that as say number of divisions को मैं n से represent कर रहा हूँ, as n tends to infinity, मतलब number of divisions tend to infinity, which imply that the step size tends to 0. The width between each step tends to 0. In that case, the curve of best fit is exactly giving us the solution. क्योंकि उसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे तो अपना ऐसे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था, उसमें छोटा सा ही स्टेप होगा, एग्जैक्टली सेम आ गया, फिर छोटा सा स्टेप होगा, एग्जैक्टली सेम हो गया, फिर छोटा सा स्टेप, फिर छोटा स्टेप. तो ये एग्जैक्टली सॉल्यूशन कर्व के को ही रिप्रेजेंट करेगा. ऑफ कोर्स मैंने भी आई हैव टेकन स्मॉल स्टेप्स, बट यहाँ पे जो इसका मीनिंग है वो दैट इज इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स, मतलब बहुत ज्यादा छोटे. So as the number of division tends to infinity, the curve of best fit is exactly the solution curve. क्या ये समझ में आया? हाँ सर। So इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं that एक मिनट, ये मेरे को श्योर नहीं है क्योंकि क्या ये सही है. हाँ, ये मैं लिख देता हूँ. y of b will be equal to y of x naught b का मतलब है कि ये जो फाइनल स्टेप है अपना, जिसका x नॉट से लेके b अगर अपन लिमिटिंग ले रहे हैं तो अपर लिमिट ले रहे हैं तो y of b will be equal to y of x naught plus integration from x naught to b
dy by dx into dx. So this will give us the exact solution. जब अपन इनफाइनाइट स्टेप्स ले रहे हैं तो ये h टेंड्स टू 0 हो गया, मतलब ये अब इंटीग्रेशन का हो गया पार्ट, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसमें। तो x नॉट से b तक इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन, and this becomes y of x naught, which is the initial point. ठीक है क्या? यस सर। Okay, so this is the Euler's method. So this is about it for this chapter. Probability अपन start नहीं कर पा रहे हैं आज। ये चैप्टर खत्म हो गया? क्या? चैप्टर खत्म हो गया या फिर ये लास्ट पार्ट है ये? हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशंस खत्म हो गया अपना। ओके सर। अब प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मुझे मुश्किल आएगा अब सिलेबस खत्म करने में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये 4 चैप्टर्स ही बचे हैं। नाउ यू आर सेइंग कि वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइवेरिएट स्टैटिस्टिक्स वो सब भी हैं। तीन चैप्टर बड़े बड़े और आ गए। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तुम लोगों का मुझे चाहिए होगा कि हम लोग क्लास सारी अटेंड करेंगे सर, तभी हो पाएगा। अभी अगर अपन कंटिन्यूसली क्लास ले लेते हैं 2 हफ्ते तक, तब तो वो 4 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे अपने। सर आप कल क्लास ले सकते हो, कल भी कल छुट्टी तो है। मैं लूंगा ही। ओके सर। अभी डेली क्लासेस तो मैं लूंगा ही ना, मंडे टू सैटरडे। अच्छा हाँ, कल मंडे आएगा। कल ट्यूसडे है। ट्यूसडे। सर टाइम क्या है सर? वही 4 to 5:30। ठीक है, ठीक है। थैंक यू हाँ, सर। और तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी तरफ से या नहीं? हाँ सर, क्या कर रहे हो? मैं तो एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला किया था। क्या? इंटीग्रेटिंग फैक्टर के क्वेश्चंस किए थे। अरे यार, इतने से कुछ नहीं होगा। अब तो एग्जाम आने वाले हैं, अब तो स्टार्ट करो। क्या करते रहते हो पूरे दिन? पूरा एक एक चैप्टर करो एक दिन में। अरे हाँ सर। मतलब उसका मतलब ये है कि एक हर क्वेश्चन मत करो, कम से कम जैसे एक चैप्टर में अगर देर आर 8 to 10 टॉपिक्स, तो एक एक क्वेश्चन कर लो हर एक टॉपिक का। इतना तो कर ही सकते हो, एटलीस्ट 1 to 1.5 hours तो देना ही पड़ेगा। ओके सर। वैसे भी कैंसिल हो सकते हैं, क्या? बोर्ड्स कैंसिल हो सकते हैं। अरे यार, तू उसके पीछे क्यों पड़ा है? अपने को तो ऐसे लेके चलना पड़ेगा ना कि नहीं होंगे। हाँ प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। तो अगर तुम लोग प्रिपेयर ही नहीं करोगे उसके लिए, तो फिर क्या होगा? कैसे करोगे? है ना? हाँ सर। ठीक है, तो करो, डाउट्स पूछो मेरे से।
थैंक यू सर। All right, bye.